Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं आज की आपकी होस्ट महक हारून साइकोलॉजी अनप्लग्ड के न्यू एपिसोड के साथ. द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अमंग यूथ. जैसे हम बात करें, हमारा इस टाइम एक मेजर सेगमेंट जो है वो यूथ पॉपुलेशन के ऊपर बेस कर रहा है एंड वी आर जस्ट सीइंग दिस कि हमारी डे बाय डे यूथ के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं. इस टॉपिक को कैटर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम नादिया फ़हीम, who is a integrative psychotherapist and she has been working in the field since 10 years. Assalamu alaikum ma'am, we welcome you. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. मैम, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे My लिए pleasure. हमारे शो के लिए टाइम निकाला. माय प्लेजर. ओके, सो मैम स्टार्टिंग द फॉर्मल डिस्कशन, मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी कि हमारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आजकल बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं स्पेसिफिक टू द यूथ सेगमेंट, कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पे उनका हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, इरिटेबिलिटी एंड ऑल दैट थिंग्स. तो आपके ख्याल में हाउ यू विल डिफाइन दीज प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स, या हम कैसे इन बिहेवियर्स को इनिशियली क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, या इनके साथ काम कर सकते हैं? थैंक यू सो मच महक. और ये बहुत एक कह लो कि आजकल का राइजिंग प्रॉब्लम है इन यूथ, क्योंकि जब मैं क्लाइंट वर्क कर रही होती हूँ तो समटाइम्स मेरे पास लोग आते हैं जैसे अर्ली मैरिजेस में आ रहे हैं और बहुत अरसे तक वो अपने स्पाउस के बिहेवियर को ऐसे ही समझते हैं, अच्छा जी एडजस्टमेंट नहीं है, या स्पेशली इफ़ इट्स रिलेटेड टू मेल्स तो वो ये लगता है कि अच्छा पैट्रियाटिक सोसाइटी है, इस वजह से डोमिनेटिंग है, बहुत गुस्सा करते हैं, या हमारी बात नहीं सुनते, या बाकी सारी चीज़ें जो आती हैं. लेकिन यूथ में ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ पेशेंस, एग्रेशन एंड एग्रेशन विद रेज. यस मैम. ठीक है, जिसमें अगर आप किसी बहुत सारे यूथ के लोगों से मिलते हैं तो दे विल टेल यू, थोड़ी सी मतलब उनसे आप डीप डिस्कशन करें कि अच्छा हम कर्ट्स लगा देते हैं, ठीक है, या ये है कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है या सोसाइटी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है. तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आजकल प्रॉब्लम है, जिसकी जो मुझे समझ आती है विद माय ऑल प्रैक्टिस कि वो रूट कॉज जो है कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से आ रही होती है. बिल्कुल. चाइल्डहुड में हम एज ए पेरेंट बच्चों को सब कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे पास जिस चीज़ की शायद हमें अवेयरनेस भी नहीं है, या हमने पहले उसके बारे में इस तरह से बात नहीं की, और पहले ऐसे इश्यूज खड़े नहीं हुए क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, दुनिया आज से पहले ग्लोबल विलेज नहीं थी. बिल्कुल. तो जो कुछ हम अपने बच्चे को, फॉर एग्जांपल मैं अपने सर्कमस्टांसेस में, लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने बच्चे को प्रोवाइड करती थी, दे आर हैप्पी विद दैट और कंटेंट विद दैट, और उनके पास वही मटेरियल आ रहा था. लेकिन अभी ना तो मेरी उस पर कंट्रोल है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे, चाहे वो किस तरह की भी है, एक्सेसिव है या अच्छी है, बुरी है, जो भी है, और ना ही मेरा उनके बिहेवियर पे फिर कंट्रोल है. अच्छा मैम, यहाँ पे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि पहले लिमिटेड रिसोर्सेज में बच्चों को चीज़, मैं मुझे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगी कि क्या ये ऑपोजिट वे में भी ऑपरेट करता है ऐसे, लाइक एक ये रीज़न भी क्या हो सकती है कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुई है, ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, सोशलाइजेशन बहुत कॉमन हुए हैं, तो जहाँ पे दो चीज़ें जो मुझे नज़र आती है कि एक इस एज ग्रुप में जो सोशल कंपैरिजन्स, और दूसरा कि एक एक्सेस लिबर्टी जो दे दी गई है, लाइक पेरेंटल रोल पहले होता था, वो एक होता था कि पेरेंट्स का अच्छा ये रोल है, बच्चों का ये रोल है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो रोल्स भी आपस में थोड़ा सा मर्ज होना बहुत शुरू ज़्यादा हो मर्ज हो गए हैं, बहुत इमर्ज चीज़ें हैं. जो आपने कहा ना कि एक्सेसिव लिबर्टी, फ्रीडम, और उसके अलावा ये है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सोशल जो ये कह लो कि सोशल मीडिया है या सोशल इंफॉर्मेशन है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इसको बहुत प्रमोट करती हूँ, क्योंकि इससे मैं सीखती भी बहुत हूँ. मुझे आज बैठ के अपना कोई बहुत पुराना भी चीज़ों को फाइंड आउट करना है, गेस्टाल्ट के सारे, या मैं यूंग के बारे में अगर आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, तो मैं उसके सारे पुराने वॉल्यूम, सारी बुक्स मुझे एक टच पे मिल जाती है. बिल्कुल ऐसे ही है. मगर प्रॉब्लम ये है कि क्या मुझे ये पता है कि इसको यूज़ कैसे करना है.
सो व्हेन आई एम गिविंग दैट दिस डिवाइस टू माई चाइल्ड, तो क्या मुझे ये पता है कि वो क्या कर रहा है, और क्या मैंने उसको सिर्फ ये बताया है कि इसको यूज़ कैसे करना है, कितना यूज़र फ्रेंडली है ये। और दूसरा ये है कि जो एक्सेस है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, Yes, that is वो bad. दैट इज़ बैड। तो उसमें डेफिनेटली एक ये फैक्टर है। और तीसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि हम जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मर्ज कर देते हैं, जब बाउंड्रीज नहीं रहती Exactly, एज ए वही अब पेरेंट और हमारी- एज ए चाइल्ड। हाँ, बिल्कुल। व्हेन देयर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन पेरेंट्स एंड बिटवीन चिल्ड्रन, तो तब भी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। सो जब मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, सबसे पहले जब मेरी उनके साथ एक नॉर्मल डिस्कशन में बात होती है, दैट इज़ अबाउट देयर बाउंड्रीज, कि व्हाट इज़ देयर बाउंड्रीज, किन बाउंड्रीज पे वो रिलेशनशिप बनाते हैं। और अभी जैसे हम अगर यूथ के साथ इसको स्पेसिफिकली रख लें, तो यू आर टीचिंग है, आपको Yes. ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि हमारे जो यूथ में प्रॉब्लम ज़्यादातर आते हैं बाउंड्री मेकिंग के आते हैं। फ्रेंडशिप है तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, अगर आई डिसलाइक यू तो इतना एक्सट्रीम डिसलाइक है। पेशेंस और वो जो मिडल वे है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं घुमा दिया है, वो हमारी पर्सनालिटी में अब रह नहीं गया। अच्छा मैम, इसको भी मैं थोड़ा सा लिंक करूंगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये भी शायद इसीलिए हो गया क्योंकि हमारी जो वो बाउंड्रीज ही नहीं रही हैं, बिल्कुल। तो अब अगर हम किसी को रिलाई कर रहे तो वो इतना ज्यादा करते हैं कि वी गो टू द ओवर डिपेंडेंसी, और अगर हम नहीं कर रहे तो बिल्कुल हम फिर मिसट्रस्ट करते हैं, मिसट्रस्ट कर या रहे आई एम गोइंग, आई एम एक्सट्रीम्स पे जाते हैं ना, या हम आई एम दोनों पे। ओवर डिपेंडेंट टू यू, एंड Exactly. देन इफ आई एम मिसट्रस्टिंग यू, तो यू आर माय वर्स्ट एनिमी। Exactly. तो ये इसी तरह है। सही से। तो मैम अच्छा, आपके ख्याल में ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं या ये रूट कॉजेज हैं, तो इनका अगर हम ओरिजिन देखें, बेसिकली जैसे चाइल्डहुड पे आपने बात की कि पहले चाइल्डहुड में भी होता है, तो इज़ इट लाइक कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा किस तरीके से सोशल सर्कल चल रहा है या हम किस सोसाइटी का पार्ट हैं, क्या ये चीज़ इससे भी अफेक्ट होती है? जैसे अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है और हम अक्सर रिपोर्टिंग्स में देख रहे होते हैं, पीयर प्रेशर जैसे इस एज ग्रुप में एक बहुत ज़्यादा एक Important कॉमन चीज़ एंड है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से अक्सर पता लगता है कि आपके पास केसेस पड़ते हैं या इवन इफ़ यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट्स, तो पता लगता है कि जी उसमें रूट कॉज कभी कभार फ्रेंड भी आ रहा होता है ना, कि इसकी वजह से ऐसे हुआ। देखो महक, एक तो मैंने जैसे चाइल्डहुड तो कहा ना कि चाइल्डहुड है, लेकिन अभी ये है कि पीयर फैक्टर्स भी हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ माय रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। ठीक है, अगर मेरा चाइल्डहुड जैसा भी रहा है या अच्छा नहीं है, तो आज जब मैं 15, 16, 17, 18, 19 ईयर्स का लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं एक इस यंग एज में आता हूँ या आती हूँ, देन आई नीड टू नो कि मुझे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद इमीडिएट रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, टीचर्स के साथ। आपने अक्सर देखा होगा क्लासरूम में, अच्छा ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर ऑलवेज, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंसल्ट करते हैं, मगर उनसे टीचर्स भी उन्हें कहते हैं कि अच्छा इनसे बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वाई इज़ दैट हैपनिंग? बिकॉज देर इज समथिंग विच इज़ अनकम्फर्टेबल बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। तो वो जो चीज़ें हैं, जब हम ये अपने इर्द गिर्द इतना ज़्यादा देखते हैं और वो इतना एक्सेप्टेबल हो गई है, एक जो ये आ गया ना कि बाउंड्रीज के साथ ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मेरी मर्जी। एग्जैक्टली। ठीक है, ये तो मैं तो ऐसा ही हूँ। ठीक है, जो मैं तो ऐसा ही हूँ उसमें ये हो जाता है कि आप इतना डिफेंसिव हैं क्योंकि आई एम लाइक दैट, तो आई डोंट वांट टू चेंज। तो उसमें अगर मुझे आप फीडबैक दे रही हैं, चाहे वो एज ए फ्रेंड फीडबैक दे रही हैं, चाहे एज ए टीचर फीडबैक दे रही हैं, चाहे एज ए पेरेंट फीडबैक दे रही हैं, चाहे इवन एज ए थेरेपिस्ट भी फीडबैक दे रही हैं, तो मुझे चेंज नहीं होना। तो उसमें यह है कि जब वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप और मैं और हम जब देख रहे होते हैं अपने एडकेट यूथ में देखते हैं, तो अगर हमारे पास इतनी लिबरेशन हो कि हम कह सकें कि हाँ ये वाला इशू है इसमें ना, आप इसको एड्रेस करो, या मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं फैमिली में, अगर मैं देख रही हूँ कि एग्रेशन है, जैसे मैंने कहा कि एग्रेशन इज अदर थिंग बट रेज इज द वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट। अगर एग्रेशन है, रेज है, लैक ऑफ पेशेंस है, सेल्फ एस्टीम बहुत, और ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं विद लो सेल्फ एस्टीम। एग्जैक्टली। मैं बहुत अपने प्रोग्राम्स में लो सेल्फ एस्टीम पे बात कर रही हूँ, और लो सेल्फ एस्टीम जो है वो हमेशा पेरेंटिंग से या सोशल प्रेशर से आती है। यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हें कुछ और करना है, तुम्हें कुछ और करना है। या तो एक ये पैटर्न है, और या ये है कि यू आर द आइडियल वन, यू आर द किंग बेबी, तो तुम्हें तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों में जाके, यहाँ पे जाके जो बिहेवियर प्रॉब्लम है वो एक ही तरह के रेज हो रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी जो रूट कॉज है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा और हमारी जो पहले भी डिस्कशन हुई थी, कि अक्सर मैं देखती हूँ स्पाउसेस में एकदम से पता लगता है कि जी बिहेवियर प्रॉब्लम है, जिसमें हम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी को डायग्नोज कर सकते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को डायग्नोज करते हैं, पैसिव एग्रेसिव को करते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपके इर्द गिर्द आपका बेटा है, आपकी बेटी, अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, पेशेंस कम है, लोगों का फीडबैक दे कांट हैंडल दैट,
कि अच्छा मैं आप मुझे फीडबैक देंगी तो इससे अच्छा है कि मैं आपके पास ही ना जाऊँ। तो व्हेन यू आर कमिंग टू माई होम तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकल रही क्योंकि मुझे आपसे नहीं मिलना, क्योंकि आई फील अनकम्फर्टेबल। वाई आई फील अनकम्फर्टेबल? क्योंकि आई डोंट लाइक योर फीडबैक। मैम यहाँ से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यूजुअली ये बात की जाती है, इसी बात से लिंक करूँगी कि अक्सर कभी आप किसी को ऐसा फीडबैक दे रहे हैं जो कि आप समटाइम्स बहुत जेन्युइनली भी दे रहे होते हैं कि यू आर कंसर्न विद द पर्सन, बट वो उस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते या उसके ऊपर रिटालिएट कर रहे होते हैं। तो मैं वहाँ पे अक्सर जो मैंने देखा है यूथ में कि हमारी तो पर्सनैलिटी ही ऐसे ही है, दे जस्ट गिव दिस कि मेरी तो पर्सनैलिटी यही है, आई कांट चेंज दैट फॉर एनीवन। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहूँगी कि क्या ये जो पर्सनालिटी का फैक्टर है एंड जो ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स जिन पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू थिंग्स, या ये व्हाट कॉम्बिनेशन इज इट? देखो ये इंटरलिंक्ड है ना, अंडर द कारपेट तो ये मिले हुए हैं। बिल्कुल। बिहेवियर प्रॉब्लम अगर आपके 6 मंथ से ज़्यादा रहते हैं और हमारे पास क्लाइंट कब आता है, या जो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दे रियली आर इन द नीड ऑफ थेरेपी या डिसऑर्डर है, जब उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एंड इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। सो विद बिहेवियर प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हुआ है कोई बिहेवियर प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रही हूँ, आई जस्ट लॉस्ट माई जॉब। अब ये एक इंसिडेंट है, एक सिचुएशन क्रिएट हुई है और उस पर मेरा रिएक्शन ये है कि आई एम सैड, आई एम डिप्रेस, आई एम इरिटेटेड, आई एम गेटिंग एंग्री, और मैं लोगों को मिल नहीं रही हूँ कि लोग मुझसे जॉब के बारे में पूछेंगे एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर ये मैं परसिस्ट करता रहता है और लोग मेरे इर्द गिर्द वाले देखते हैं या मैं खुद नोटिस करती हूँ कि इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ दैट, देन आई डेफिनेटली नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। ओके, ठीक है मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हम अब छोटा सा ब्रेक लेंगे। Okay. जैसे कि अभी तक मैम ने बात की कि हमारे जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं या बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ में होते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने बात की कि काफ़ी सारे इसके रूट कॉजेज़ हैं जो कि फैमिली में हो सकते हैं, पीयर प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटली हो सकते हैं, या हमारा जो है एक्सेप्टेंस चीज़ों को लेके उस तरीके से नहीं है जैसे होनी चाहिए, और ये सारी रीजंस मिल के जो हमारा आउटकम है उसको ख़राब कर रही हैं। यहीं पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम अपनी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology. Mental health and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch. A very different show, Psychologist of ISV. वेलकम बैक ऑडियंस। सो हम अब अपनी जो गुफ्तगू है उसको मैम के साथ फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैम, अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि जैसे कि ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आउटकम्स के बारे में, कि जब भी हमारे पास बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल, एकेडमिक, सोशल, मतलब ऑल एरियाज ऑफ लाइफ हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम अगर बात करें स्पेसिफिक टू द यूथ की, तो वहाँ पे पेरेंट्स का जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है, बिकॉज दे आर दी फर्स्ट सोशलाइजिंग यूनिट, या वो फर्स्ट की फिगर्स होते हैं जिसके साथ कोई भी इंडिविजुअल अटैच कर रहा होता है। तो मैम, अगर पेरेंट्स इस तरीके के कोई भी बिहेवियर्स अपने बच्चों में देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो इसको कैसे डील कर सकते हैं कि वो बच्चा ऑफेंसिव भी ना हो, या जैसे आपने कहा कि वो चीज़ उसकी रेज में भी कन्वर्ट ना हो, या वो उनको अवॉइड ना करे, बल्कि वो उसको
पॉजिटिवली उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से की जा सकती है? बहुत क्रिटिकल और बड़ा मज़े का क्वेश्चन है महक कि होता क्या है कि जब पेरेंट्स हैं ना मैं खुद भी पेरेंट हूँ, हमें बहुत आदत होती है कि हम अपनी वैलिडेशन अपने बच्चों के थ्रू बहुत कर रहे होते हैं। शुरू में हम सुनते आए अम्मा अब्बा डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बने, बच्चे को बना दिया, ठीक है, यहाँ तक तो शायद बात मज़ेदार थी। लेकिन अब ये है कि इफ़ आई वांट टू सी माय वैलिडेशन कि एज ए गुड मदर मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, तो वहाँ पे फिर मैं बच्चों पे बहुत प्रेशर डालती हूँ। और यहाँ यूथ में ये मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पेरेंट्स रादर accepting that and addressing that issue with the empathic perspective from the child, वो उसको अपने पे क्वेश्चन मार्क देते हैं। और सोसाइटी भी यही कहती है कि आपने कैसी तरबियत की है, या ये कि देखो कितने अच्छे पेरेंट्स हैं और बच्चा कितना ख़राब है। तो वहाँ पे जो जजमेंट आती है फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द वेरी लाइक एक क्लोज सर्कल, इमीडिएट फैमिली एंड देन स्पेशली फ्रॉम द पेरेंट्स। तो अगर मेरे पास जब ऐसा कोई क्लाइंट आता है तो मैं उनके पेरेंट्स को कहती हूँ कि ट्राई टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज दे आर सफरिंग राइट नाउ, एज दे आर इन दैट स्टेट। और जब उनके साथ बैठ के बात करें, बात ज़रूर करें, कम्युनिकेट ज़रूर करें, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें और उसमें पेरेंटिंग हुड को निकाल दें, जस्ट बी अ ह्यूमन। कि अगर आपको पेन है तो आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड यू ऑन दैट लेवल कि आपको पेन है। अगर आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, या आप मेरी मतलब वो जो पेरेंटिंग की एक्सपेक्टेशंस है ना, पेरेंटहुड जो मेरे अंदर है कि मेरे बच्चे को ऐसे 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 होना चाहिए, एंड इट्स नॉट बैड। मैं इसको नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल ही डिसएग्री कर रही हूँ उसके साथ, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए पीछे रखें और उसको एज ए ह्यूमन लेवल पर डील करें, जैसे आप भी इंसान हैं और वो भी इंसान है, एंड देन आस्क देम। और अगर आप वो बॉन्ड बना लेते हैं, वैसे तो ये चाइल्डहुड यानी कि 11-12 के बाद यू नीड टू लाइक मेक अ कम्युनिकेशन प्रोसेस विद योर चिल्ड्रन, ताकि आपका बॉन्ड 11-12 के बाद ही स्टार्ट हो जाए। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आप एडल्ट एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करें, बड़े कह लो कॉन्शियस लेवल पे, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके, गिव टाइम, मेक योर चाइल्ड फील दैट दे आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप 11-12 से ये स्टार्ट करते हैं तो आई एम वेरी मच होपफुल कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम कवर कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अब नहीं हुआ और आज आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको आज पता लगा है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और बच्चा बिहेवियर इशू या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से डायग्नोज होता है, तो इट्स नॉट टू लेट। आप उसी दिन से वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट एक्सेप्ट हिम एज ही और शी इज़, उसकी पेन को एक्सेप्ट करें, उसकी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, उसके साथ बैठें, बात करें, कम्युनिकेट करें। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने बात की, ये भी अक्सर कॉमनली देखा जाता है कि हमारी बहुत सारी आप कह लें कि सोसाइटल स्टेटमेंट्स, या जो हमारे एक सोसाइटल ने कुछ अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स अटैच कर दिए हैं। सेम लाइक जैसे आपने बात की कि अगर बच्चा जो है वो एक परफेक्ट चाइल्ड नहीं बन रहा, तो पेरेंट्स अपने पे सबसे पहले खुद को ही डिप्रेस करना शुरू कर देते हैं कि शायद, और फिर उसकी वजह से सोसाइटी भी तो गैप भी इंक्रीज होता है, और मेरे ख्याल में शायद फिर वो चीज़ बच्चे में भी, वो भी उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइटेड फील करता है। गिल्ट वो एक और फैक्टर होता है जो उसके बिहेवियर्स को मजीद, जिसे कहते हैं ना, शदीद इंटेंस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस भी नहीं ले रहा। और इवन समटाइम्स तो पेरेंटल एक्सेप्टेंस रिजेक्शन भी बेस्ड ऑन दिस देखा जाता है। तो आपके ख्याल में जो वो पेरेंटल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, जैसे आपने बात की कि इसके साथ लिंक हो जाता है कि पेरेंट्स खुद भी फील करना शुरू कर रहे हैं कि नहीं, हम में ही कहीं कमी रह गई, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना, वो जो आपकी बच्चे के साथ अटैचमेंट है या उसको ओन करना है, वो टाई भी थोड़ा ख़राब होना शुरू कर देती है कि आप भी एज अ पेरेंट उसको एक्सेप्ट करने में गिल्टी फील कर रहे हैं या ऐसे। तो मैम, ये सिचुएशन भी कैसे उस बच्चे को मजीद वर्स कर देती है? ये उसको डेफिनेटली बहुत वर्स कर देती है। आपने ये सेंटेंस हर जगह सुना होगा, पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई। एग्जैक्टली ठीक है, तो फिर जिसको मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है कि ये मेरी औलाद है, तो वो फिर रिबेल करेगा ना। एग्जैक्टली वो रिपेल करेगा, वो रिपेयर नहीं होगा, वो रप्चर हो जाएगा वहाँ पे। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रप्चर है यहाँ पे। तो उस टाइम पे जब हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, उस टाइम पे आई एम गिविंग देम ये अंडरस्टैंडिंग कि मुझे तो तुम चाहिए ही नहीं हो, दिस वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आप बिलीव करो महक कि मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, और दे गिव मी जब बच्चे अलग वो सेशन कराने के बाद दे कम टू मी और दे गिव मी अ रोल मॉडल, एक मॉडल दे देते हैं। मुझे लगता है मुझे एक बॉक्स दे रहे हैं, हाँ, कि हमें ऐसा ही चाहिए कि इस बॉक्स के अंदर उसको डाल दो।
तो मैं कुछ पेरेंट्स हैं जिनमें ये अंडरस्टैंडिंग है, जिनमें अवेयरनेस होती है, देन आई टेल देम वेरी क्लियरली दैट आई एम नॉट हिज थर्ड पेरेंट, आप मुझे तीसरे पेरेंट का रोल मत दें। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट होना और पेरेंट होना दो डिफरेंट रोल हैं। तो वो हम पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन और हम पेरेंट और वो भी अलग, मतलब ये एक पूरा अलग टॉपिक है कि मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा एसोसिएशन और डिपेंडेंसी और वैलिडेशन क्यों अटैच कर लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव माई अदर लाइफ, बिकॉज आई डोंट हैव माई अदर वैलिडेशन। तो मैं जब इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे लगता है बस यही सारी वैलिडेशन है, तो मैं ओवर इन्वेस्टमेंट भी कर देती हूँ एज ए पेरेंट। तो बहुत सारी चीज़ों पे ना माइनर ग्राउंड्स पे हमें चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि अच्छा ये जो मैं, इसीलिए बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए पेरेंट और एज ए चाइल्ड भी, कि मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ इसके बाद मेरे पास क्या सेफ हैंड है। अगर मैं सब कुछ ही एक जगह पे लगा दूँगी, अपनी जमा पूंजी, अपनी इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अपनी साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो फिर मुझे बहुत फियर होगा। तो वो फियर जो है वो दूसरे को बहुत प्रेशर दे रहा है। सो इवन रिलेशनशिप्स में भी व्हेन आई से यू के यू आर द वर्ल्ड टू मी, तो कितना प्रेशर डेवलप होता है Exactly, आप पे कि और you have to अगले prove- पर्सन पे भी उतना ही हो आप जाता पे है ही if होगा, the हाँ। person is grasping that thing कि अच्छा Yes. मेरे पे कितना इमोशनल yes, बर्डन है। yes, that is a thing कि दूसरे पे ही होता है, आपके पार्टनर पे ही होता है, आपकी फ्रेंड पे ही होता है कि अगर मैं कह रही हूँ कि तुम तो दुनिया हो, मैं इवन अगर मैं अपने बच्चे को कह रही हूँ कि मेरी पूरी दुनिया तुम तक है, तो कितना प्रेशर डेवलप हो जाता है उस पर कि उसे दे हैव टू प्रूव नाउ। तो इसमें ये कि वही मैं कह रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन, अपने वर्ड्स का थोड़ा सा थोड़ी सी इनसाइट कि मैं क्या वर्ड्स और क्या प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि सिर्फ और सिर्फ हेयर एंड नाउ में प्रेजेंट रहना कि अच्छा अभी ये सिचुएशन है, इसको एक्सेप्ट करें और इसको डील करें। बहुत सारी कोट्स हैं मगर मुझे इस टाइम किसी का ना नाम याद आ रहा है ना कोट्स याद आ रही हैं कि जो एक्सेप्टेंस है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डीलिंग एंड हीलिंग द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली डिनायल नहीं है। अच्छा मैम, यहाँ से एक और थोड़ी सी चीज़ जो माइंड में आ रही है वो ये कि हमने जैसे बात की कि बिहेवियर प्रॉब्लम आ गया बच्चे में, और फिर हमने बात की कि उसको टेक्टफुली डील भी किया जा सकता है कि आप उसको एज अ इमोशनल बर्डन दोनों साइड पे करने की बजाय थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम चीज़ों को, उस गैप को कम करके, कम्युनिकेशन को बेहतर करके, एक वार्म इन्वायरमेंट के साथ अगर उनको रिजॉल्व करें, क्योंकि डेफिनेटली अगर बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ ना कुछ रूट कॉज, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से वो बिहेवियर जो है वो पैटर्न से थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना हट के आ रहा है। तो मैम यहाँ पे कितना ये देखा जाता है कि इन बिहेवियर प्रॉब्लम्स में उन बिहेवियर्स को दोबारा से मैनेज करना, ये बेहतर करना, और कितने हद तक हम ये कह सकते हैं कि उनमें भी अगेन फिर वो रिस्क फैक्टर अगर कहीं ना कहीं आपने उसको रिपेयर कर भी दिया और वो स्टिल वहीं रह जाता है कि मतलब देखा बिहेवियर प्रॉब्लम था, कुछ टाइम आपने आइडर यू गो फॉर द थेरेपी, या वो कुछ टाइम के लिए आपने भी एक दो बार पेरेंट्स ने भी आपस में कम्युनिकेशन कर ली बच्चे के साथ, वो ठीक हो गया, बट फिर देखा जाता है कुछ टाइम बाद दोबारा वही प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? देखो महक, अगर हम उसको रूट कॉज से डील करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा नहीं हो, तो हमें कॉन्सेप्ट से काम करना होता है ना कि चाइल्ड की वर्थ के साथ काम करना होता है, यूथ में भी है या जो भी इंडिविजुअल है उसकी आइडेंटिटी और उसके बिलीफ सिस्टम के साथ काम करना होता है। तो अगर पेरेंट भी काम कर रहे हैं, थेरेपिस्ट भी काम कर रहा है, या वो इंडिविजुअल भी अपने साथ काम कर रहा है, तो अगर वो बिलीफ पे काम करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो रिलैप्स उस तरह का नहीं होता। आपकी वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आते हैं क्योंकि हीलिंग हमेशा स्मूथ तो नहीं होती ना, वो हाँ चैलेंजिंग होती है। लेकिन ये कि जब आप अपनी कोर बिलीफ पे काम कर लेते हैं ना, यानी कि आप कह लो कि आपने कॉन्सेप्ट को चेंज कर लिया, आपने वो जजमेंट को वहाँ से निकाल दिया, स्टीरियोटाइप को निकाल दिया, इंट्रोजेक्शन को निकाल दिया, तो फिर आप उस पर यू आर लाइक आप स्टिक हो जाते हो, फिर वो चेंज होता है। जब अगर मैं किसी पेरेंट को ये कहती हूँ ना कि अपने बच्चे को इस तरह एक्सेप्ट करो या उससे बात करें और उसको बताएं कि आई लव यू एज यू आर, अगर तुमने अच्छे नंबर नहीं भी लिए तो मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो मैं पहले पेरेंट को कहती हूँ कि ये 4 दिन पहले खुद प्रैक्टिस करें, बिल्कुल पहले एक्सेप्टेंस क्रिएट करें कि वाकई में आप उसको, ये सिर्फ कहना नहीं है, बिल्कुल ये जैसे आप आप बात कर रहे हो ना, ये तब होता है जब हम सिर्फ कहते हैं आई डोंट बिलीव दैट, मैं वो फिर एक कनेक्शन डेवलप होता है ना, व्हेन यू हैव दैट, आप उस चीज को फील करके जब वो कहते हैं तो अगला बंदा भी आपको उसी तरीके से एसोसिएट कर पाता है। पहले आपको खुद एक्सेप्ट करना है ना कि मुझे अपना बच्चा ऐसे कबूल है, मुझे उससे प्यार है या जो भी है, तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे है। अगर आप ऑथेंटिक हैं, if what you are saying you are really believing it, तब आप कहें। if you don't feel authentic about it, अगर आपको उससे वाकई मार्क्स चाहिए, फिर आप उसको ये बात नहीं कह सकते।
क्योंकि फिर आप उसको दोबारा से वापस उस जगह पे नहीं खड़ा कर सकते कि आज तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें और कल आप उसे कहें नहीं अब जाओ और फिर मार्क्स लेकर आओ, वो definitely तो relapse आपको अपनी करेगा। हाँ तब रिलैप्स होता है आपको मैम अच्छा इसमें एज अ इंडिविजुअल कि एज अ पर्सन या जो भी बच्चा है, एडल्ट है, एडोलेसेंस है या यूथ का है कोई भी सेगमेंट, तो मैम इसमें आपकी अपनी एक्सेप्टेंस, क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं एंड द पर्सन इज एक्सेप्टिंग कि दिस इज अ पार्ट ऑफ मी एंड आई फील लाइक इट्स रॉन्ग बट आई कांट कोप इट या आई कांट मैनेज इट, और कुछ केसेस में देखा जाता है कि दे फील लाइक कि नहीं हम तो ठीक हैं, आपकी ओपिनियन गलत है या वी डोंट आस्क फॉर योर ओपिनियन, तो ये चीज़ इस प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करती है? डेफिनेटली जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक आपके लिए मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको थेरेपिस्ट के पास भेज भी देंगे तो वो दूसरों को ब्लेम करता रहेगा, ये बताता रहेगा, और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं थेरेपी रूम में जो ये बता रहे होते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और जब मैं उसको कन्फ्रंट करती हूँ तो वो मेरे से बाहर निकल के कहता है कि तो थेरेपिस्ट बहुत गलत है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसके पास ना जाएं, तो दिस इज़ देयर मटीरियल। हाँ, तो मतलब फर्स्ट स्टेज पे हमें वो एक्सेप्टेंस को डेवलप करना भी इक्वली अब ये इम्पोर्टेंट होता है है कि जैसे अगर इस तरह का कोई क्लाइंट है और अगर वो पेरेंट्स से या फर्स्ट इंटरेक्शन से, फर्स्ट सोशल सेटअप से वो नहीं हैंडल हो रहा, तो जब प्रोफेशनल के पास आते हैं देन दे नो देयर वेज। आपको कहीं पहले एम्पैथी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है, और उसके बाद जैसे आपने देखा है कभी बच्चा रो रहा होता है, एक टॉय भी उसने ले लिया होता है, ही इज एंजॉयिंग एवरीथिंग, और फिर भी वो क्रैंकी है, टैंट्रम शो कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं पहले उसके साथ उसको लो डाउन करते हो और फिर आप वो करते हो जो आप चाह रहे हो, आप उसे बताते हो कि तुम गलत कर रहे हो, या अगर वो टॉय डेंजरस है तो आप उससे वो टॉय लेते हो। तो इस तरह पहले आपको एज ए प्रोफेशनल उसके साथ एम्पैथी क्रिएट करके एक वर्किंग अलायंस बनाना पड़ता है। वर्किंग अलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैम इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। अब मैं चाहूँगी कि आप एक हमारे जो ऑडियंस हैं या एक जो जनरल पॉपुलेशन की सेगमेंट है उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दें या उनको एक थोड़ा सा मैसेज कन्वे करें कि अगर वो अपने इर्द गिर्द कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम किसी में देख रहे हैं या वो खुद अगर उनके अंदर पर्सनली भी कोई बिहेवियरल इशू आ रहा है तो हाउ दे कैन डील विद दैट। महक, मैं डेफिनेटली आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये कहना चाहूँगी कि डोंट जज पीपल। हम अपने जिन लोगों से हम प्यार करते हैं या जो लोग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, इवन एज ए टीचर्स, अगर आप अपने क्लास में किसी बच्चे को देखते हैं तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किए बगैर उसको अलग से बुला के वी कैन टॉक विद देम कि क्या हो रहा है, देयर इज़ एन इशू, और रादर अटैकिंग देम जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कि आई फील लाइक कि ये हो रहा है आपके साथ ना। तो उसमें ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं, आपको समझ आती है कि उनको बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं, गाइडलाइन प्रोवाइड करें और उनको एक्सेप्टेंस दें और उन्हें बताएं कि इट्स ओके टू फील नॉट ओके। ये आजकल एक बात बहुत मजेदार जार्गन है, आजकल ट्रेंडी हुआ है, मगर ट्रेंडी से नो वन अंडरस्टैंड्स दैट मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इट्स ओके टू फील नॉट ओके ना। तो उनको जब आप मैंने आपको पहले भी एक जो महक ऑथेंटिसिटी होती है ना, अगर आप एक नए इंसान से भी मिलते हैं, आपका फ्रेंड है, आपका स्पाउस है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका प्रोफेशनल हेल्प है, डॉक्टर है, जो भी प्रोफेशन में, टीचर, जो योर ऑथेंटिक सेल्फ does make a difference to other person's life. So authentic हम तभी होते हैं जब हम पहले एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम उनके साथ बात करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने जितना भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की दैट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। सो ऑडियंस, जैसे कि आज हमने बात की स्पेसिफिक टू द यूथ के अंदर जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आजकल बहुत तेज़ी से देखे जा रहे हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ का जो हर एरिया है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हमने बात की कि कौन कौन से वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सेलरेट हो जाती हैं, एंड वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द causes and how we can cope with that problems या how that situation can be made manageable, जिस पे हमें मैम नादिया ने बड़े अच्छे से बताया भी है कि हम किस तरीके से टेक होम मैसेज में बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी आपके इर्द गिर्द, आप चाहे टीचर हैं, आप एक फ्रेंड हैं, आप पेरेंट हैं, आप किस तरीके से उन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को डील करने में नेक्स्ट पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। तो दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी गुड। आई वंस अगेन थैंक टू मैम नादिया। इसी के साथ साथ हम अपने क्लोज सेशन को फॉर्मली एंड करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम साइकोलॉजी अनप्लग्ड के नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।